इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। इदारे बहुत वीक हो गए हैं और इदारों का ने जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्म नहीं करते। फेलियर ऑफ डिपार्टमेंट्स है। तो उस वक्त ये मेन शाहराह फैसल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है और इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी गुज़र होता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी गुज़र होता है और तमाम इदारों के डीजीज़, तमाम इदारों के अफसरान इस रोड से गुजर के जाते हैं। डेफिनेटली इसको कोई सुलेमानी टोपी बना के नहीं बनाया गया। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ, मैं हूँ फातिमा अख्तर। जिस तरह से आप देख रहे हैं नस्ला टावर के मैं बिल्कुल नीचे मौजूद हूँ और यहाँ पर एक कैंप लगा दिया गया है। आबाद के जो मेंबर्स हैं, आबाद के चेयरमैन हैं, साबिक चेयरमैन हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो यहाँ पर मुतासरीन कह लें, उनको आप यहाँ का रिहायशी कह लें, वो भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब जबकि SBCA की जानिब से ये कह दिया गया है कि उनको अहकामात नहीं मिले हैं कि ये नस्ला टावर गिराया जाए, मगर हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा दे दिया है कि ये नस्ला टावर गिरा दें। अब अगला लाहेअमल क्या होगा? चेयरमैन आबाद भी यहाँ पर मौजूद हैं, आबाद के कुछ मेंबर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ चलिए। कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करें? कोई सुनने वाला नहीं है। कोई हमारे ऊपर अगर ये छत भी छीन लोगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे, किसके आगे रोएंगे? खुले आसमान के नीचे बैठ के क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब तो कोई जवाब पूंजी भी नहीं है। सारी जवाब पूंजी इस घर में लगा दी है, सब यहाँ लगा दिया है, कुछ नहीं है हमारे पास। मुझे ये लफ्ज़ दोहराते हुए तकलीफ़ होती है कि बिल्डिंग को हम गिरा देंगे और बस इधर से अलॉटीज़ निकल जाए। हम निकल के कहाँ जाएं? रोड पे आ जाएं। मैंने तो ये सोच लिया है, अब मेरी उम्र नहीं है रोडों पे रुलने की। मरना मैंने वैसे भी है, जब मुझे रोडों पे मरना है तो मैं इस घर में रह के ही मर जाऊँ। यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शिकानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। आगे का लाहेअमल, अब आप लोग यहाँ बैठ गए हैं, रिहायशी भी मौजूद हैं, एहतजाज आप लोगों का यकीनन बनता है, क्या लाहेअमल है आगे का? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो अदलिया का एक ड्यू कोर्स प्रोसेस है कि हम इसके रिव्यू दाखिल करेंगे, हम अपील करेंगे लार्जर बेंच के लिए ताकि लोगों को इंसाफ भी मिल सके, लोगों की बातें भी सुने। उनका राइट है, ये कानूनी राइट है, वो भी कर रहे हैं। आज हम प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात की है, उनको भी सारी सिचुएशन बताई है और हम बाकी लोग से भी मिल रहे हैं, हम सिंध गवर्नमेंट से भी मिल रहे हैं, उनसे भी सब बता रहे हैं, उनको भी सारे सिचुएशन के। एक ड्यू कोर्स प्रोसेस है, आपने जो कानून बनाया है उसके तहत अगर बिल्डिंग बनाई है तो आप लोगों को भी डिफेंड करना है और फेडरल गवर्नमेंट को भी डिफेंड करना है। अगर रजिस्ट्री होती है तो उनको भी टैक्सेस जाते हैं। तो जो चीज़ें कानून के मुताबिक है, तो अगर आप इदारे डिफेंड नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट फील करता है शायद इसमें गलतियाँ हुई हैं या कोई लैंड के इश्यूज़ है, तो उन इदारों को बुलाए और उनको डिफेंड करना पड़ेगा। वो रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने दी है। तो अगर कोई 4 साल पहले था और वो चला गया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उनको देखने की ज़रूरत है। इसलिए कि अदरवाइज़ कराची में सारे ही प्रोजेक्ट जो डेवलपर आबाद के मेंबर बनाते हैं सब इलीगल हो जाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला आ जाएगा उन आदमियों के लिए जिनको रिहाइश फराहम करता है एक प्राइवेट सेक्टर, और मैक्सिमम आबाद के मेंबर कराची में प्राइवेट सेक्टर से सप्लाई कर रहे हैं रेजिडेंशियल जितने भी कमर्शियल जो भी प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा कच्ची आबादियाँ बढ़ रही हैं, तो वो तो बढ़ती जा रही है, उसको तो रोकने की ज़रूरत है। वो काम हम नहीं कर रहे और जो प्लान स्कीम अप्रूव हो रही है उसके अगेंस्ट जाएंगे तो मुश्किल होगी। तो हम इल्तिजा करते हैं चीफ साहब से भी कि वो ज़रूर इसको देखेंगे। कि आज ही मुलाकात दी थी, आज सुबह ही हम मिल के आए, उन्होंने टाइम दिया था और हमने उनसे सब जितने भी आला इदारे हैं सबसे रिक्वेस्ट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर से भी हमने रिक्वेस्ट की है, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमारा काम है कि एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन बताए, हमने बताना है, इकोनॉमी की बात करनी है। हमारी एलाइड 70 इंडस्ट्री चलती है और प्राइम मिनिस्टर साहब का तो एक विजन है कंस्ट्रक्शन हाई राइज बिल्डिंग्स, तो वो कैसे होगा? मतलब दो चीज़ें एक साथ कैसे चलेगी? उनका विजन, अगर ये बिल्डिंग बननी है और ऐसे ही बाद में टूट जानी है तो प्रॉब्लम है। या कोई ऐसा आप इदारा बना दे कि यहाँ से अप्रूवल हुई तो उसके बाद कोई नहीं पूछ सकता, हम तो उसके लिए भी राज़ी होंगे कि कहीं कोई चीज़ जिसके बाद ऐसा ना हो कि हर कोई, कभी कोई इदारा आके खड़ा हो जाता है, कभी कोई चीज़ हो जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, गवर्नमेंट का अगर डॉक्यूमेंट है तो उस पर उसको भरोसा होना चाहिए। लोग हम पे भी रिलाई नहीं करेंगे, कारोबार ही नहीं होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वाइस चेयरमैन आबाद अयूब साहब। अयूब साहब, बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि इदारों पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की गई
इदारों को पूछा नहीं गया कि जब एनओसी दे रहे थे तो जो ये नस्ला टावर बना है, कोई नाले पर कहता है इसको कि ये नाले पर बना हुआ है, गैर कानूनी है, 70% सही है, 30% सही नहीं है। इदारे जो एनओसीज देते हैं उस हवाले से कराची के अवाम को बताएगा कि वो कौन से इदारे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब बिल्डर कोई ज़मीन परचेज़ करता है तो सबसे पहले उसकी सेल डीड होती है। ये बंगला था जो बाद में कन्वर्ट होकर कमर्शियल हुआ और ये बाइलाज के अंदर मौजूद है। ये 1044 गज़ का बंगला था और उसके बाद इनको 77 गज़ ज़मीन जो है सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी ने अलॉट की, जो इसमें मौजूद थी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो 77 गज़ ज़मीन अलॉट की जो इसके आगे मौजूद थी, क्या वो किसी और को दी जा सकती थी? यकीनन नहीं, वो इन्हीं को दी जानी थी और ये बिल्कुल ठीक दी गई। अच्छा, उसको भी उन्होंने मार्केट रेट से परचेज़ किया। मार्केट रेट से परचेज़ करने के बाद मास्टर प्लान में उसको इम्पेक्ट कराया गया। उसके बाद वहाँ से भी एनओसी ली गई, फिर कमर्शलाइजेशन की एनओसी ली गई, फिर उसके बाद अपना सिविल एविएशन की एनओसी ली गई, उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स से ली गई। मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो इसके लिए एनओसीज़ देते हैं। जब ये एनओसीज़ मिल जाती हैं उसके बाद अप्रूवल के अंदर जाते हैं, जो 13 से 14 एनओसीज़ हैं, जिसमें कराची वाटर बोर्ड भी है, केएससी भी है, सुई गैस भी है। तो ये तमाम इदारों की एनओसीज़ आने के बाद सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी है, उसके बाद इसकी अप्रूवल के लिए जाते हैं। अप्रूवल होने के बाद अप्रूवल भी एक मरहले में नहीं होती। सबसे पहले आर्किटेक्चर अप्रूवल होती है, उसके बाद स्ट्रक्चर होता है। मास्टर प्लान भी शायद बनता है, अगर मैं गलत ना हूँ तो। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मास्टर प्लान में भी मैंने जैसे कि अभी बताया इम्पेक्ट किया गया है, वो 77 गज़ जगह जो इनको दी गई थी। और इशू नाले का नहीं है, नाला आपके सामने है, नाला प्रोजेक्ट से बहुत दूर बह रहा है आज भी, तो नाले का इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं, दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगली अगर हम बात करें, ये बिल्डिंग जब बन रही थी, ये एक दिन में ओवर द नाइट नहीं बनी है। 4 साल तकरीबन इसको लगे। हर बिल्डिंग 4 से 5 साल खा रही होती है, तो इस बिल्डिंग ने भी 4 से 5 साल खाए होंगे यकीनन। तो उस वक्त ये मेन शाहराह फैसल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी गुज़र होता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी गुज़र होता है और तमाम इदारों के डीजीज़, तमाम इदारों के अफसरान इस रोड से गुज़र के जाते हैं। डेफिनेटली इसको कोई सुलेमानी टोपी बना के नहीं बनाया गया। ये बिल्डिंग जब बनी है तो सबकी नज़रों में थी। 4 साल से जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जितना भी प्रोसेस, जितना भी टाइम लगा, इदारे क्या आग बंद करके यहाँ से गुजरते थे? यही मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको सुलेमानी टोपी नहीं पहनाई गई, सबकी नज़रों में थी, सब देख रहे थे और उसके सबके सामने बन रही थी और एनओसीज़ के साथ बन रही थी। जब तक बिल्डिंग बनती रही कि कोई सवाल नहीं उठा। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, वो गरीब लोग, वो लोग जो सर्विस पेशा हैं, वो लोग जो मुलाजमतें करते हैं, वो लोग जो मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर ये लिया। आज उसकी प्राइस चेंज हो गई है। अगर अव्वल तो बिल्डर किसी भी कीमत पर कंपनसेशन देने की पोजीशन में ही नहीं है, इसलिए कि उसका इतना नफ़ा नहीं है और इसमें एक बिल्डिंग में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। अब जिस वक्त कंपनसेशन की बात की जाए, अगर उनको गवर्नमेंट भी कंपनसेशन दे दे तो आज दे पाएगी, आई थिंक आज वो एक कमरा नहीं ले पाएंगे। इस प्राइस में एक कमरा भी नहीं मिलता। तो खुदारा लोगों के लिए भी सोचिए, कुछ उनके लिए रहम का जज्बा दिल में लाइए। मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि कम से कम उन अलॉटीज़ के लिए थोड़ा सा रहम का जज्बा पैदा कीजिए और इसको रिव्यू के अंदर जाने दीजिए और इसके लिए कोई बेहतर सोल्यूशन निकाल दीजिए। देखिए, ये नस्ला टावर का जो मसला है, वो पहले ये आ रही थी बात कि ये नाले पे बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये बातें शुरू हो गई कि ये एक्स्ट्रा लैंड के ऊपर है। देखिए, कोई भी बिल्डर कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट होता है, पहले उसको वो कमर्शियल कराता है। कमर्शियल कराने के बाद तकरीबन 18 जगह से एनओसीज़ लेता है। 18 जगह से एनओसीज़ लेने के बाद वो बिल्डिंग स्टार्ट करता है। तो इसके बाद डिमोलिशन ऑर्डर, और इसमें सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को भी नहीं सुना गया। मेरी चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि इसमें रिव्यू पिटिशन या कोई लार्जेस्ट बेंच बनाया जाए और इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिए हैं वो उनका क्या कसूर है। उन्होंने तो एसबीसी से सारी एनओसीज़ चेक करने के बाद ली है। ये जितने भी इदारे आपने देखे हैं, ये सब बनते ही इसी वजह से कि ये लोगों को सहूलतें फराहम करें। अब अगर यही इदारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बनना शुरू हो जाएं तो बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, एक चीज़ जो लीगल है उसके ऊपर जो आप इस तरह के फ़ैसले जो है हमारी समझ से बालातर हैं। ठीक है, अगर किसी इलीगल चीज़, जैसे कराची में पानी का प्रॉब्लम है और डिपार्टमेंट उसको सही मैनेज नहीं करता, अगर आप उस पर कोई सो मोटो एक्शन कोई लें, चीफ साहब लें, जो लोगों की वाकई परेशानी है, तो हमें समझ आता है कि कोई अच्छा काम हुआ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे रोडों का बुरा हाल है।
उसकी कोई पुरसाने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिगड़ा हुआ है पूरा कराची में। बिगड़ा हुआ है। अभी तक जो हमारे पास ऑर्डर आए हैं वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हैं कि इसको गिरा दिया जाए। उसके ऑर्डर में ये मेंशन नहीं है कि कब इसको गिराया जाए, और केबीसी वालों के पास भी कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया। वो भी 2 दिन से जो है ना उनका मैं था कि शायद कोई रिटर्न हमें ऑर्डर आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। तो गिराने की जहाँ तक हम पूरी बिल्डिंग वालों का है प्लान कि ये गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब हमने ये 2013 में परचेज़ किया था सब लोगों ने, तो इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, रिलीज़ के लेटर थे, एनओसीज़ थी, कोई 18-19 डिपार्टमेंट हैं जो इस प्लाट को रिलीज़ को करते हैं, नक्शा पास करते हैं, उनके सब NOCs दिए हैं। एनओसीज़ जो दिए हैं वो सब बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, 100% क्लियर थे, अभी तक स्टिल भी क्लियर है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जो है उनका कहना यह है कि जो हमने आपको ज़मीन दी है ये इस 193A के मुताबिक ही है, और ये अब्दुल कादर हमारा जो बिल्डर है ये इसका ऑनर है 2005 से। तो हमारी ये समझ से बाहर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये इस तरह का कैसा फैसला कर दिया, और इतने घर जो अगर यहाँ से बेघर हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहले मैं आप सब तमाम मीडिया ग्रुप्स और तमाम यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरउम्मीद हैं। हम मायूसी सरासर कुफ्र है, तो हम मायूस नहीं हैं, लेकिन शिद्दत से इस मुश्किल में बैठे हुए हैं कि हमारी तरफ दाद रसी की जाए। हम ये कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह इस फैसले के ऊपर नज़र सानी की अपील दायर हो जाए और नज़र सानी हमारे पर की जाए। हमें इतनी इल्तिजा है चीफ जस्टिस साहब से, कराची के उस बेटे से जिसने अपनी ज़िंदगी कराची में गुजारी है, सर कि हमारी इल्तिजा सुने और इसके ऊपर रहम दिलाना तरीके से फ़ैसला लें। हमारा कोई कसूर नहीं है, ना हमने कोई कसूर किया है। अगर हमने कसूर किया हो तो बेशक हमें फांसी पे लटका दें। हमें कोई इससे गर्ज नहीं है कि आप क्या फ़ैसले कर रहे हैं और आपके दिल में क्या चल रहा है। हम ये दर्दमंदाना अपील करते हैं, हमारे लिए नहीं, तमाम उन बंदों के लिए जो बेआसरा और बेघर हो रहे हैं। सर उनका कसूर क्या है? हाँ, अगर हमने कोई इलीगल जगह में लेने में कोई साथ दिया हो, या कोई तजावुज़ात करने में हमने साथ दिया हो, या हमने कोई तजावुज़ात को बढ़ावा दिया हो, तो हमारा कसूर माना जाए। हमने तो एक अपना घर लिया है जो हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, हर चीज़ की कंफर्मेशन के ऊपर, हर एक चीज़ देखने के बाद, हर एक चीज़ वेरीफाई करने के बाद जब हमने ये घर लिया, तो हमारा यही कसूर था कि हमने घर ले लिया। हम यहाँ आए थे 4-4.5 साल पहले जब हमने ये घर ख़रीदा था, और हम सारी ज़िंदगी हमने जॉब करी, जॉब करके तिनका जमा किया, पाई जमा करके ये एक अच्छा घर ख़रीदा था कि हम सारी ज़िंदगी अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है वो आराम से गुजारेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि ये एकदम से हमारे सर पे ऐसा बम फोड़ देंगे कि ये नाजायज़ है। जिस वक्त हमने लिया उस वक्त सब कुछ देख के लिया था, सब चीज़ें देख के ली थी, लेकिन ये कि एकदम से ये कह दिया कि नाजायज़ है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। चीफ जस्टिस से यही इल्तिजा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रहम की अपील कर सकते हैं कि देखिए हम भी किसी की बेटियां हैं, बहनें हैं, ना हमारे सर पे माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है। हम 3 बहनें रहते हैं, एक छोटा भाई है, वो भी नॉर्मल नहीं है। बस हमारे घर में इसके अलावा कोई मेल मेंबर और नहीं है, हम अकेले रहते हैं। बताइए हम कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करें? कोई सुनने वाला नहीं है। कोई हमारे ऊपर अगर ये छत भी छीन लोगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे, किसके आगे रोएंगे? खुले आसमान के नीचे बैठ के क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब तो कोई जवाब पूंजी भी नहीं है, सारी जवाब पूंजी इस घर में लगा दी है, सब यहाँ लगा दिया है, कुछ नहीं है हमारे पास। चीफ जस्टिस साहब कुछ तो खुदा रहम करे, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, इस बिल्डिंग को ये देख के ये ना समझिए कि अब बहुत अमीर लोग रहते हैं। यहाँ सारे सफ़ेद पोश रहते हैं जो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई यहाँ पे लगा के उन्होंने घर ख़रीदे, और वो रह रहे कि एक अच्छी जगह पे हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप समझें कि बहुत अमीरों की फैमिली यहाँ रहती है। कोई इतना अमीर नहीं है, सब ने पाई जमा करके अपनी ये जगह ख़रीदी है
और सब यहाँ गुजारा कर रहे हैं, सब सफ़ेद पोश लोग यहाँ रहते हैं। आप चाहें तो आके देख लें। यही गुजारिश है, अपील है, दरख्वास्त है, जो भी वो समझ लें। बस ये कि कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाल दें कि हमारे सरों से हमारी छत ना छीने। हम लोग देखें, कोई हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई फ़लस्तीन में तो नहीं रह रहे कि इसराइल आके हमें मार देगा। हमारे सबकी ज़िम्मेदारी हाकिम वक्त, हुकूमत, हर किसी पे है। अगर ये 44 ख़ानदान इस ज़मीन में सो जाएंगे तो क्या किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं जाएगी? किसके ऊपर जाएगी ये ज़िम्मेदारी? हम लोग यहाँ से निकल के कहाँ जाएं? बाहर जाके भी हमें मर जाना है तो हम लोग यहीं मर जाएंगे, इसी बिल्डिंग में मर जाएंगे हम लोग। तो हमें, हमारे लिए कोई बीच का रास्ता निकालें, यतीम मिस्कीनों के लिए कोई बीच का रास्ता निकालें। हमें हमारी छतों के नीचे रहने दें। किसी ने हमें ये घर नहीं दिए, ये हमने खुद बनाए हैं ना। कोई ना हमें हाकिम वक्त ने दिए, ना हुकूमत ने दिए, किसी ने हमें ये घर नहीं दिया। हमने सारी ज़िंदगी मेहनत करके, पैसा जमा करके हमने अपने घर बनाए। मैं चीफ जस्टिस साहब से सिर्फ रहम की दरख्वास्त करना चाहूँगी। मैं उनको से ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको और बहुत बड़ा ओहदा दिया है, बहुत बड़ी मुकाम तक पहुँचाया है। हम गरीबों का भी कुछ ख्याल कर लें, एहसास कर लें, कम से कम हमारा केस सुने, हमारे वकला को बोलने की इजाज़त दें, उनके पेपर्स देखें। देखो, मैंने घर लिया है 5 साल पहले, अब मेरी इतनी सारी उम्र है, तो हम लोगों ने बेसोचे समझे तो नहीं लिया हुआ होगा ना। हमने पेपर भी देखे होंगे, हमने NOC भी देखा होगा, बिल्डिंग कंट्रोल से पास हुआ नक्शा भी देखा होगा। ये चीज़ें सारी चीज़ें देख के लिए होंगे ना। हमारे पास तो अब खेलने का वक़्त ही नहीं है ना बेटा, अब तो शाम हो गई है समझो ज़िंदगी की। 40 के बाद तो बंदा ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं ना कर सकता उल्टे सीधे। तो सब कुछ सोच समझ के, प्लान करके, हर चीज़ अपनी दाव पे लगा के फिर ये घर लिया था कि चलो आखिरी उम्र में हमें धक्के ना खाने पड़े। अब मैं उनसे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। हो सकता है आई थिंक वो भी हमारी उम्र के हैं, सोच लें वो भी कि अगर वो इंसाफ कर दें। तो कह रहे हैं कि ये अनलीगल है, ये ऐसे बनी हुई है इमारत, वैसे बनी हुई है। तो भाई ये रातों रात तो नहीं बन गई ना। इसको बनने में 3 का वो कहते हैं 5 साल आराम से लग जाते हैं। अब 5 साल में बनी है तो ये रातों रात तो खड़ी नहीं हो गई ना। इधर से लोग गुजरे होंगे, इदारों ने देखा होगा, उन्होंने कुछ भी नहीं मना किया। हमने सारी चीज़ें देख के ली हैं। अब आप हमें बताएं हम क्या करें? हमें कह रहे हैं रातों रात निकल जाओ, गिरेगी बिल्डिंग, गिरेगी। ये मुझे ये लफ्ज़ दोहराते हुए तकलीफ़ होती है कि बिल्डिंग को हम गिरा देंगे और बस इधर से अलॉटीज़ निकल जाए। हम निकल के कहाँ जाएँ? रोड पे आ जाएँ। मैंने तो ये सोच लिया है, अब मेरी उम्र नहीं है रोडों पे रुलने की। मरना मैंने वैसे भी है, जब मुझे रोडों पे मरना है तो मैं इस घर में रह के ही मर जाऊँ। चीफ जस्टिस साहब, मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये ख़वातीन, ये माएँ, ये बहनें, ये आपकी बेटियाँ और ये बुज़ुर्ग, ये नौजवान आपसे सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं और ये आपसे गुजारिश कर रहे हैं, बारहा ये गुजारिश कर रहे हैं। और मुकदमा न्यूज़ की जो एक कोशिश है कि सच को दिखाए, सच आप तक पहुँचाए, कि इनको इंसाफ दें, इन पर रहम करें। और आपसे ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियाँ आपसे गुजारिश कर रही हैं, ख़वातीन, कि ये इनकी जो छत है इनसे ना छीनी जाए। नज़रसानी की अपील की जा रही है इनकी जानिब से, इनकी सुनवाई सुनें। हम सिर्फ आपसे यही कहेंगे, थोड़ा इन पर नज़र रखें, इन ख़वातीन पर, इन माँओं पर, इन बहनों पर। मैं बस यही कहूँगी कि ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है और मतलब चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से भी उनको देखा जा सकता है या उनको हल करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये तो डिमोलिश कर देना तो सिर्फ सल्यूशन नहीं है चीज़ों का। ठीक है, अगर कोई गलतियाँ हुई भी हैं और हम उनको करेक्ट करने की बात कर रहे हैं, या अगर चीफ़ जस्टिस चाहते हैं कि उनकी करेक्शन हो, तो करेक्शन के और तरीके हैं। उनका इतना तजर्बा है और वो तो कराची के बेटे हैं, तो वो मतलब कराची के मसले हल करने की कोई दूसरा तरीका निकालें। वो मतलब इसको फाइंड आउट करें ना कि ये होता किस तरह से। अगर आप एक डिमोलिश कर देंगे तो ये तो मतलब आप कितनी बार डिमोलिश करेंगे, आप कहाँ मतलब ये तो बहुत पीछे तक मतलब समझ नहीं आ रही इसका क्या। ये तो सोल्यूशन नहीं है अगर आप सारी चीज़ें डिमोलिश करने लग जाएँ। तो जिस तरह से आपने देखा, ये माएँ, ये बहनें, ये ख़वातीन कौम की ख़वातीन हैं, कौम की माएँ बहनें हैं। और चीफ़ जस्टिस साहब, आप इस शहर के बेटे हैं,
आपसे अपील की जा रही है, और मुकदमा न्यूज़ से मैं भी और इस प्लेटफॉर्म से हम भी अपील कर रहे हैं कि इनको सुना जाए और जो आपने फ़ैसला दिया है उस पर नज़रसानी करें। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट जो है वो मुकदमा न्यूज़ की हिम्मत बढ़ाता है ताकि वो सच दिखा सके। मुझे फ़ातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।